राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। इस अंक में बर्मिंघम में संपन्न हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों पर विस्तृत रिपोर्ट और खिलाड़ियों से बातचीत, साथ ही साथ चेन्नई में आयोजित हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड पर रिपोर्ट, इसके साथ आगामी एशिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट पर जानकारी और भेंटवार्ता, साथ ही साथ वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर रिपोर्ट, खेलो इंडिया विमेन्स हॉकी लीग 2022 अंडर 16 पर रिपोर्ट और अंत में अन्य खेलों से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नवीनतम खेल समाचार। सबसे पहले बात 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। निशानेबाजी को बाहर किए जाने के बावजूद भारत ने पावर स्पोर्ट्स राष्ट्रमंडल खेलों में परचम लहराया। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन दिया। कुश्ती, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग और जूडो जैसे खेलों में न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों ने डंका बजाया, बल्कि पदक तालिका में भी देश को शीर्ष 4 में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक अपने नाम किए, जिसमें 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत की इस सफलता के पीछे सबसे अहम वजह भारतीय एथलीटों का ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा। एथलेटिक्स में भारत ने कुल 8 मेडल जीते, जो कि इन खेलों में विदेशों में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन खेलों में जहां भारत को उम्मीद नहीं थी, वहां भी सफलता पाने में कामयाबी मिली। एल्डोस पॉल और अब्दुल्ला अबूबकर पुरुषों की ट्रिपल जंप में पहले 2 स्थान पाने में कामयाब रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में किसी इवेंट में पहली बार 2 भारतीय एक साथ पोडियम पर थे। अविनाश सांबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर, जबकि तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अविनाश सांबले अपनी इस प्रदर्शन के बाद कहते हुए नजर आए, मुझे कोई काम बताता था तो मैं उसे दौड़ के पूरा करता था। मतलब मुझे ये करते बच्चे क्या पैदल चल के या ऐसे, मुझे हर काम दौड़ के करना आसान लगता था। जैसे खेत में जाने के लिए होता है तो मैं दौड़ के जाना मुझे पसंद था। स्कूल में जाना मुझे दौड़ के जाना पसंद था। तो टीचर देखते थे मुझे, तू दौड़ के क्यों जा रहा है, तो मैं बोलता था मुझे चलने से आसान मुझे दौड़ना लगता है। एथलेटिक्स के बाद अगर बात करें वेट लिफ्टिंग की, तो मीराबाई चानू की अगुवाई में वेट लिफ्टर्स ने गोल्डन हैट्रिक सहित 10 पदक बटोरे। मीराबाई चानू के साथ साथ वेट लिफ्टिंग में जेरेमी और अचिंता शेउले ने भी स्वर्ण पदक जीता। इस मेडल के बाद कितनी खुश नजर आई चानू, लीजिए सुनिए। मेरा ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है मैंने, तो ये परफॉर्मेंस में मैं बहुत खुशी हूँ। अच्छा किया है स्टेज में 88 और 90, हाँ थोड़ा सा रह गई थी, पर ये परफॉर्मेंस में मुझे बहुत खुशी हुई। पहले भी सब पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए इजी है, तो हाँ सभी नीचे थे, पर मैं खुद के ऊपर पूरा फाइट थी कि मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स खुद के ऊपर लड़ाई करना है, क्योंकि मैं आगे के लिए कॉन्फिडेंस और क्या क्या करना है उसी के ऊपर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कई अनजान खेल ऐसे भी रहे जिनमें भारत ने बाजी मारी। मैं बात कर रही हूँ लॉन बॉल्स की। लॉन बॉल्स में जब भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जाते थे तो आज से पहले यही लगता था कि भारत का इस खेल में कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से लॉन बॉल के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है, उससे तमाम खिलाड़ियों को एक नई दिशा मिली है। भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण तो पुरुषों की चौकड़ी ने सिल्वर मेडल जीतकर देश में इन खेलों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया है। आइए सुने क्या कहना है लॉन बॉल खिलाड़ियों का। गेम ज्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंडिया में पॉपुलर तब हुआ जब इंडिया में 2010 कॉमनवेल्थ शुरू हुआ। तो ये कॉमनवेल्थ का कोर गेम है और उसी समय से हमने भी शुरुआत की खेलने की। और उस समय जब 2009 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए लॉन बॉल में ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाए गए थे, तो उस दौरान हमने वहाँ पर जो भी अपना है शिक्षा लॉन बॉल का वहाँ पर लिया था। हम लोग पिछले 3 बार से हम लोग कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2010 में हम सेमीफाइनल तक गए थे, लेकिन इंग्लैंड के द्वारा हमें मार खानी पड़ गई थी। उसके बाद 18 में हम 2 बार क्वार्टर फाइनल प्रवेश किए, लेकिन उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जब हम लोग सोचे और हम लोगों ने अपनी खुद हम लोग आपस टीम ने, हमारे मैनेजर ने, हमारी बीएफआई ने इतना मोटिवेट किया कि नहीं ये आखिरी है, इसको आखिरी मान के चलना है, ऐसा खेलना, एक टीम यूनिटी दिखानी है जिससे मेडल आए। और न्यूजीलैंड बहुत ही टॉप 3 टीमों में से आती है लॉन बॉल की, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा एक टीम वर्क करके खेलेंगे तो हमने जरूर विजय हासिल होगी, और आज हमने वही किया। लॉन बॉल के बाद अगर बात करें भारत के पारंपरिक खेल कुश्ती के बारे में, तो कुश्ती में भी वर्चस्व बरकरार रहा। जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद हमेशा से कुश्ती खिलाड़ियों से की जाती है, उसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर खिलाड़ियों ने दिया। भारत ने इन खेलों के कुश्ती स्पर्धा में अपना दबदबा कायम रखते हुए सर्वाधिक पदक अपने नाम किए, जिसमें 6 स्वर्ण पदक शामिल रहे। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय पहलवानों ने 6 गोल्ड मेडल सहित कुल 12 मेडल अपने नाम किए। अगर बात करें महिला खिलाड़ियों की,
तो साक्षी मलिक ने शानदार वापसी की। ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने गोल्डन दाव लगाकर बता दिया कि अभी भी उनमें दम बाकी है। विनेश लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इसके साथ साथ बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया और नवीन दहिया ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए। अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद गोल्ड मेडल लेने के बाद किस तरह से साक्षी मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लीजिए सुनिए। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि काफी साल से मेरा सपना था कि मैं गेम्स में राष्ट्रगान बजवाऊं और मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं लेकिन कभी राष्ट्रगान नहीं बजा। तो ये मेरा पहला गेम्स है जिसमें राष्ट्रगान बजा और मेरा सपना था कि मैं एक बार फिर से तिरंगा झंडा लहराऊं, मैट के ऊपर वो रनिंग करूं और वो मेरा पूरा हुआ आज। कुश्ती के बाद अगर बात करें मुक्केबाजी की, तो मुक्केबाजी में भी भारत को रिंग की नई मलिका मिली। विश्व चैंपियन निखत जरीन और 21 साल की नीतू के गोल्डन पंच के दम पर मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते। मैरी कॉम के भार वर्ग में खेलने वाली नीतू रिंग की नई मलिका बनी, वहीं पंगाल भी रिंग के किंग बने। पहली बार किसी टूर्नामेंट में खेलने वाले हरियाणा के सागर की चांदी भी सोने से कम नहीं रही। नीतू ने किस तरह से अपने मेडल के बाद खुशी जाहिर की, लीजिए सुनिए। बॉक्सिंग में स्कोरिंग सिस्टम चल रहा है तो मुझे लग रहा है वो मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड डोमिनेट करना बहुत ही जरूरी है। पूरी बाउट ही है लेकिन ये है कि मैं यही सोच के गई थी कि मुझे अपनी ओपोनेंट को थोड़ा कंट्रोल में ही रखना है कि मतलब हर एक राउंड फाइनल राउंड होता है तो मुझे यही था कि मैं पूरा हर एक राउंड अपने साइड लेकर ही चलूं। हमें सुविधाएं मिली हैं और जिनकी वजह से हम ये मेडल जीत पा रहे हैं। मैं ये मेडल मेरी पूरी कंट्री को ही डेडिकेट करना चाहूंगी और मेरी जो कोचेज हैं इतने सालों से मेहनत करवा रहे हैं और मेरी फैमिली है, मैं सबको ही ये डेडिकेट करना चाहूँ। नीतू के बाद अगर अमित पंघाल की बात करें तो अमित पंघाल ने अपना मेडल भारत के किसानों और देश के जवानों को समर्पित किया। ये मेडल मैं मेरे देश के किसानों को और जवानों को डेडिकेट करना चाहूँगा। हाल ही में विश्व चैंपियन बनी निखत जरीन ने काफी चुनौतियों का सामना किया। अपने करियर के उस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ती रही। अपने इस नाम को बनाने के लिए कितनी मेहनत की निखत ने, लीजिए सुनिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मैंने हार नहीं मानी है, लाइफ में लगी रही हूँ और मेहनत करते रही हूँ, तब जाके आज लोगों को मेरा नाम पता चला है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय शटलर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने का कीर्तिमान स्थापित किया। इसी के साथ साथ लक्ष्य सेन ने भी चमकदार गोल्ड के साथ अपना मुकाम हासिल किया। भारतीय शटलर एक के बाद एक नई ऊंचाइयां स्थापित कर रहे हैं, जिससे यंग खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिल रही है। किस तरह से पीवी सिंधु ने अपने मेडल के लिए खुशी जाहिर की, आइए सुनते हैं। Very happy and of course I waited for this for a long time now and finally I've done it, so super happy. And I mean, you know, Commonwealth Games comes once in 4 years, so I have like a set like bronze, silver and gold, so I would say that it's completed now. इस बार बर्मिंघम में खिला है कमल। 40 साल के शरद कमल ने भारत के सबसे सफल खिलाड़ी होने का कीर्तिमान बनाया। इस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक अपने नाम किए। माना जा रहा है कि अचन शरद कमल के करियर का ये आखिरी कॉमनवेल्थ गेम्स हो सकता है, लेकिन अपने इस मेडल के बाद अचन शरद कमल कितने खुश नजर आए, आइए आपको सुनवाते हैं। This games itself is very, very special to me. I think the kind of performance that I did, that I displayed, and the way I could, get my A game out, and I think there's a lot of work that went into it for the last 6 months, and I'm really happy. I think not just me. I think the people who surrounded me are really proud of what I've done today. My family, my coaches, my support staff. तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में जिस तरह से चौथे पायदान पर रहा, ये अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि भारतीय खिलाड़ी इसी तरह से अपने प्रदर्शन को जारी रखें और आगे आने वाले गेम्स में भी ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर देश का नाम रोशन करें। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बात अब क्रिकेट की। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक यूएई में होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट तथा क्रिकेट से संबंधित अन्य सभी जानकारियों के साथ चलिए चलते हैं अपने सहयोगी अजय तोमर के पास। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर थी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। हालांकि वेस्ट इंडीज में भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। पहले मुकाबले में भारतीय टीम 3 रन से जीती। पहला एक दिवसीय मुकाबला खेला गया। उसके बाद दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में
भारतीय टीम 2 विकेट से जीती और तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम 119 रन से जीती डकवर्थ लुइस सिस्टम के अनुसार। इसके बाद पहले T20 में भारतीय टीम 68 रन से जीती। दूसरे T20 में वेस्टइंडीज की टीम ने पलटवार किया और भारतीय टीम को 5 विकेट से हराया। इसके बाद तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम 7 विकेट से जीती। चौथे मुकाबले में भारतीय टीम 59 रन से जीती और पांचवें मुकाबले में भारतीय टीम 88 रन से जीती और एक दिवसीय सीरीज भारतीय टीम ने 3-0 से जीती और वहीं T20 सीरीज में भारतीय टीम 4-1 से विजयी रही। इस सीरीज में कई नए खिलाड़ियों को चांस दिया गया, कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया और उसके बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के दौरे के बाद जिम्बाब्वे के दौरे पर है। इसके बाद भारतीय टीम को 27 अगस्त से 11 सितंबर तक UAE में एशिया कप खेलना है। एशिया कप में भारतीय टीम को कड़ी चुनौती पेश आएगी और एक कड़ी परीक्षा भारतीय टीम की एशिया कप में हो सकती है। किस तरह से रह सकता है एशिया कप और वेस्टइंडीज के दौरे पर भारतीय टीम ने क्या हासिल किया और अब जिम्बाब्वे के साथ जिस तरह से सीरीज चल रही है ये भारतीय टीम के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है एशिया कप से पहले, इन सब प्रश्नों के जवाब में हमने बात की रमेश चोपड़ा सर जो क्रिकेट के बड़े कोच हैं। देखिए, पिछले हम कुछ सालों से देखें तो भारत की टीम बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे जा रही है। अब हमारी पोजीशन ये बन चुकी है कि अगर हम चाहें तो 3 अलग अलग देशों में अपनी टीमें उसी ही एक फॉर्मेट की भेज सकते हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज टूर को देखें तो इसमें कैप्टन नया था, खिलाड़ी पुराना था, कुछ नए चेहरे भी थे जो बहुत कामयाब हुए। रिजल्ट T20 और लिमिटेड ओवर के दोनों ही हमारे हक में गए, बहुत अच्छे गए, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। हौसला काफी बढ़ना चाहिए और ये टेम्पो लेके अगर टीम एशिया कप में उतरती है, जो कि वेस्ट इंडीज दौरे पे जो टीम थी उसमें कुछ थोड़ा अलग है, तो निश्चित तौर पे एशिया कप में उस उत्साह का, उस मनोबल का बहुत भारी फायदा भारतीय टीम को होने वाला है। खास करके विराट कोहली के लिए एशिया कप एक बहुत बड़ा ऐसे टेस्ट होने वाला है। देखिए, एशिया कप में इनको कंपटीशन में सबसे मेन तो हम लेके चल रहे हैं पाकिस्तान, और बांग्लादेश अपने कंट्री में, श्रीलंका अपनी कंट्री में अलग अलग तौर से अच्छा कर चुके हैं। तो कुल मिला के देखने वाली बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मैच है, ये आपस में दोनों जो चिर प्रतिद्वंदी हैं, कैसे खेलते हैं, किस टेम्पो से खेलते हैं, किस स्ट्रेटजी और किस टैक्टिक्स को अडॉप्ट करके खेलते हैं। इस टूर्नामेंट की सारी रूपरेखा यही मैच जो पाकिस्तान और भारत का होगा वही डिसाइड करेगा और मुझे लगता है इन दोनों में से एक ही एशिया कप का शायद दावेदार निकले। क्रिकेट के मैदान से निकलकर आइए अब चलते हैं शतरंज की दुनिया में। शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई में किया गया। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। भारत बी टीम ने 44वें चेस ओलंपियाड के ओपन वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि महिला वर्ग में भारत ए टीम ने भी तीसरा स्थान हासिल किया। भारत बी ने अपने अंतिम मैच में जर्मनी को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान लिया। भारत का ओलंपियाड में ये दूसरा ब्रॉन्ज मेडल था। टीम ने 2014 के अपने प्रदर्शन को दोहराया। वर्ष 2014 में भी टीम का हिस्सा रहे अनुभवी बी अधिबान ने एक और मेडल जीता, जबकि टूर्नामेंट के दौरान शानदार फॉर्म में रहे युवा स्टार डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, निहाल सरीन और रौनक सिद्धवानी का ये पहला मेडल है। वहीं यूक्रेन की टीम ने महिला वर्ग का स्वर्ण जीता। उन्होंने शीर्ष स्थान की दौड़ में जॉर्जिया को पछाड़ा। ओपन वर्ग में उज्बेकिस्तान ने सभी को हैरान करते हुए अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 2.5 और 1.5 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। शतरंज के बाद बात अब एथलेटिक्स की। वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 1 से 6 अगस्त तक कोलंबिया में किया गया। सुनिए अजय तोमर की ये रिपोर्ट। जहां एक और भारतीय खिलाड़ी कॉमनवेल्थ खेलों में अपनी छाप छोड़ रहे थे, उसी समय जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की रूपल चौधरी ने अपने प्रदर्शन से सबको चकित कर दिया। रूपल ने 400 मीटर दौड़ में अपने पर्सनल बेस्ट टाइम 51.85 सेकंड का समय निकालकर सबको हैरान कर दिया। रूपल इस रेस में तीसरे स्थान पर रही। विश्व एथलेटिक्स में पदक जीतना किसी करिश्मे से कम नहीं है। भारत ने अंडर 20 जूनियर विश्व एथलेटिक्स में कुल 3 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने मिक्स्ड 4x400 रिले में रजत पदक जीता। भारत के सेल्वा थिरुमारन ने ट्रिपल जंप में अपने पर्सनल बेस्ट के साथ रजत पदक जीता और रूपल चौधरी ने अपने पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ महिलाओं की 400 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम इस चैंपियनशिप में मेजबान कोलंबिया के साथ संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर रही, जबकि यूएसए 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 15 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा,
जबकि जमैका ने 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरा स्थान इथोपिया को मिला, जिसने 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो किस तरह से रूपल चौधरी ने ये कारनामा किया, क्या उनकी गतिविधियां हैं, क्या उनका डेली रूटीन है, कैसे वो लगातार मेहनत कर रही हैं और किस तरह से उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई और कैसे वो इस पदक को जीतने में कामयाब हुई, हमने बातचीत की रूपल चौधरी के कोच विशाल सक्सेना से। जैसे मेरे पास शुरुआत में आई थी तो अंडर 14 में खेली। ये जिस एज ग्रुप में खेलती थी उसी में ही अच्छा परफॉर्म करती थी और हर बार नेशनल में जाती थी तो मेडल ही लेके आती थी। जैसे अंडर 14 में इसका 600 मीटर्स में मेडल रहा, फिर अंडर 16 में रहा, अंडर 18 में, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती रही वैसे वैसे अपने एज ग्रुप में हर जगह इसका मेडल रहा नेशनल लेवल पे। सर, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने से पहले सर कुछ स्पेशल कुछ आप लोगों ने तैयारी की थी? हाँ, हम लोगों ने तैयारी तो लॉकडाउन से ही करना शुरू कर दिया था। 2 साल पहले से ही हमारा प्लान था कि हम जूनियर वर्ल्ड में मेडल जीतेंगे, तो प्रिपरेशन तो हमने तब से स्टार्ट कर दी थी। रोड वगैरह जैसे सारे बंद भी था, लेकिन हम अपने घर में ही वेट ट्रेनिंग करना, रोड पर प्रैक्टिस करना, पुल पे वर्कआउट करना, तो हमने प्रिपरेशन तो माइंड में स्टार्ट कर दी थी 2 साल पहले से कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतना हमारा मेन टारगेट है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो हम रोज सुबह 4:30 बजे उठ के नेहरू स्टेडियम जाते थे सिंथेटिक के लिए और फिर अपना 10 बजे तक लौट के भी आ जाते थे। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन हमने ये वाला प्रोसीजर भी अपनाया कि सिंथेटिक ट्रैक पे प्रैक्टिस करने से ज्यादा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव होती है। सर, आप तो खुद एथलेटिक्स के बड़े खिलाड़ी रहे हैं सर और बड़े अच्छे कोच भी हैं। और सर, जब आपने ये सारी तैयारी की, रेगुलर आप मेरठ से दिल्ली आते थे सुबह प्रैक्टिस करा के फिर वापस लेके जाते थे, तो सर ये जब सारी तैयारियां चलती थी तो आपके जहन में कोई था कि ये टाइमिंग हमें निकालेंगे तो हम मेडल जीत जाएंगे, या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस देश के खिलाड़ी हैं या वो हैं उनकी क्या टाइमिंग्स है, तो ये सब कैलकुलेशन कैसे किए सर? इस तरह से कैलकुलेशन की, जैसे मैं भी 10-15 बार जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मैं भी परफॉर्म कर चुका हूँ जब मैं अपने टाइम में था, और मैं भी जूनियर वर्ल्ड खेल चुका हूँ। जिस टाइम मैं था लेकिन उस टाइम मुझे मतलब वहाँ की परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल पे जाती है, क्योंकि यूएस है, जमाइका है, ये स्प्रिंटिंग में बहुत आगे है हम लोगों से, टेक्नोलॉजी में भी और बॉडी स्ट्रक्चर में भी। तो मैं तो अपने टाइम में खैर पार्टिसिपेट ही कर पाया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि यदि हमें उन लोगों को फाइट करनी है तो हमें अपने एथलीट को उसी लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा शुरुआत से ही। तो शायद मेरा वाला एक्सपीरियंस प्लस मेरी जो डिग्री थी कोचिंग की, तो इसका निचोड़ मिला के रूपल को बहुत फायदा मिला। बहुत बड़ी अचीवमेंट रूपल कर चुकी है, जूनियर वर्ल्ड में उन्होंने मेडल लिए हैं, एक नहीं बल्कि 2 मेडल लिए हैं। और सर, अब आगे क्या प्लान है? नेक्स्ट प्लान तो हमारा सर मेन तो अगले साल एशियन गेम्स है सितंबर के करीब, तो एशियन गेम्स हमारा मेन टारगेट है और 2024 में ओलंपिक्स है, उसके लिए तक हम जाएंगे। अभी तो हमने बातचीत की रूपल चौधरी से, हमारे प्रश्नों के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेडियम गई थी तो उस टाइम मतलब मुझे कुछ मालूम भी नहीं था गेम के बारे में, तो मेरे कोच ने तब मुझे मतलब छोटी छोटी चीजें समझाई और जैसे जैसे टाइम निकलता गया मैंने अपनी प्रैक्टिस जैसे की तो उसके हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस भी आई और नेशनल पे मेडल वगैरह भी आए। और अभी लास्ट ईयर मैंने ओपन नेशनल हुआ था 400 मीटर का, तो तब मैंने गोल्ड लिया था ऑल कैटेगरीज में, तो उसमें मेरा पर्सनल बेस्ट हुआ था 53.73 का। तो तब मुझे लगा कि हाँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आ सकती हूँ अपनी एज कैटेगरी में, लेकिन इतना विश्वास नहीं था उस टाइम कि हाँ मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना बड़ा कारनामा कर जाऊंगी। और रूपल, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 2 साल 3 साल की बड़ी तैयारियां चाहिए होती हैं, तो कितनी कठिनाइयां कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो सर, परेशानियां तो बहुत हुई क्योंकि हमारे मेरठ में सिंथेटिक ट्रैक नहीं है और इतनी अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं होती है, तो हमें प्रैक्टिस के लिए दिल्ली जाना पड़ता था हफ्ते में 2 से 3 दिन। तो सर, सुबह 3 बजे उठना पड़ता था और वहीं पे अपना खाना वाना साथ बना के लेके जाती थी मैं, और वहीं पे ही अपना वर्कआउट किया और डाइट वगैरह खाई, वापस आए, फिर शाम को फिर से ग्राउंड जाना पड़ता था। काफी प्रॉब्लम आई है, लेकिन उन चीजों को अगर मैं प्रॉब्लम में देखती तो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाती। मैंने हर चीज को इस अपने गोल के सामने हर चीज को सब कुछ फेस किया है मैंने। और जब आप लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहे थे तो भारतीय टीम, जो कि मिक्स्ड टीम इवेंट में आप लोगों ने पदक जीता है, तो मिक्स्ड टीम में किस तरह का माहौल था, क्या प्लानिंग थी कि कौन पहले दौड़ेगा, क्या कॉम्बिनेशन बनाया था, क्या स्ट्रेटजी लेके चले थे आप लोग? इस चीज की प्रैक्टिस हमारी यही पटियाला कैंप में करा दी गई थी और इस बार रूल चेंज हुए थे मिक्स्ड रिले टीम के। ये था कि पहले एक लड़का भागेगा, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। तो चीफ कोच ने मुझे फिनिशिंग करने के लिए बोला था क्योंकि मेरी फिनिशिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो सर इस वजह से उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और शायद मैं इस भरोसे को कायम भी कर पाई। कार्यक्रम में अब बात खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया विमेन्स हॉकी लीग 2022 अंडर 16 के पहले चरण का उद्घाटन 16 अगस्त को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ।
ये मुकाबले 23 अगस्त 2022 तक चलेंगे। पूरी जानकारी के साथ तैयार हैं अजय तोमर। पिछले कुछ समय से भारतीय महिला हॉकी टीम शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में शानदार खेल खेला और चौथा स्थान हासिल किया और सभी के दिल जीते। ठीक उसी प्रकार भारतीय महिला हॉकी टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में भी बहुत ही शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय महिला हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 फेज 1 का आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। इस अवसर पर हमने बातचीत की पूर्व ओलंपियन श्री जफर इकबाल से और हमने उनसे पूछा कि खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 का उद्देश्य क्या है। खेलो इंडिया के सरकार चाहती है कि स्पोर्ट्स में बेस स्ट्रांग हो। ये बेस की एक शुरुआत है, जैसे अंडर 16 अंडर 14, तो ये बहुत अच्छी बात है कि खेलो इंडिया ने वुमेन्स अंडर 16 का आयोजन किया है। पहली बार दिस इज द फर्स्ट लीग। तो इनसे अब ये देखिए बहुत अच्छी टीमें आई हैं, हर जगह से टीमें आई हैं और इन्हीं में से जो है फ्यूचर होगा हमारा। जैसे कि लड़कियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2020 में, और ओलंपिक्स में भी बहुत अच्छा खेली लड़की है, खास तौर पे हॉकी में। तो वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेला, वर्ल्ड हॉकी लीग में बहुत अच्छा खेला। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बेस स्ट्रांग होगा तो नेशन भी स्ट्रांग होगा। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं हैं मेरी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टेप ये लिया है और विद द हेल्प ऑफ दिल्ली हॉकी जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इन लोगों को श्रेय जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन करा रहे हैं लोग। और मैं समझता हूँ कि ज़रूर इनमें से ज़रूर क्या नहीं अवश्य हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका फ्यूचर जो है वो नेशनल टीम के लिए है। इसी मौके पर हमने बात की असुमिता लाकड़ा जो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं। हमने उनसे पूछा खेलो इंडिया से कितना फायदा होगा महिला हॉकी को। मैं एज ए प्लेयर में जब मैं खेलती थी तब का खेलना और अभी का खेल देखना मेरे लिए बहुत अंतर है, क्योंकि मैं लगातार लड़कियों का मैच देखते रहती हूँ। तो इसमें मुझे ये बहुत खुशी की बात हो रही है, इस एज में लड़कियों के लिए लीग हो रहा है जो हर एक खिलाड़ी को मौका मिल रहा है। इस मौके से हम हमारे देश के लिए आने वाले खिलाड़ी दिखेंगे और आने वाले दिन हमारे देश के लिए लोग जरूर खेलेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। तो जैसे अभी अंडर 16 हो रही है, इसके बाद अंडर 19, अंडर 21 इस तरह की लीग्स भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा प्लान करे खेलो इंडिया जिस तरह प्लान कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा प्लान है। मैं तारीफ करना चाहूँगी कि ऐसा गर्ल्स स्पेशल गर्ल्स को बहुत अच्छा मौका है। गर्ल्स दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जो हमारे हमने देखा अभी हाल ही में हमारे कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आई हमारी वुमेंस टीम। तो रिजल्ट ये इसी की वजह से है कि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है और मौका ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से आज हम मेडल लेके आ रहे हैं। इस अंक में अब बात पैरा पावर लिफ्टिंग की, जिसमें भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। लीजिए सुनिए हमारे सहयोगी अजय तोमर की ये रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और कई अलग अलग खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और अपना लोहा मनवाया। ऐसा ही एक खेल है पैरा पावर लिफ्टिंग, जिसमें भारतीय खिलाड़ी सुधीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 212 किलोग्राम बेंच प्रेस में वजन उठाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह भारत को मिलने वाला पहला स्वर्ण पदक है पैरा पावर लिफ्टिंग में। भारतीय टीम के कोच जेपी सिंह हमारे साथ हैं और हमने उनसे पूछा कि कैसे उन्होंने पूरी कैलकुलेशन की और सुधीर ने उसको पूरा किया और भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। अभी तक हमारे 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल आया था, तो गोल्ड की लोग आसानी से सोच नहीं रहे थे, लेकिन हमारी तैयारी इतनी जबरदस्त थी, हम इतनी ट्रेनिंग करके गए थे कि हमारा निशाना गोल्ड पे था। सर जब इतना कॉन्फिडेंस था और हमारी तैयारियां बड़ी अच्छी थी, तो सर कोई ऐसा टारगेट मन में था कि हम इतना करेंगे तो हमें गोल्ड मेडल मिलेगा? हाँ, वो बिल्कुल एकदम क्लियर था। जो सभी कंट्री के जो प्लेयर आए थे उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हुए हमने सोचा था कि अगर हम 215 से 220 किलो की परफॉर्म रिपीट करेंगे तो हमारा गोल्ड मेडल पक्का है। लेकिन हमारा जब कंपटीशन शुरू हुआ तो हमने फिर स्ट्रेटजी चेंज की, क्योंकि पहले हमने मेडल अपना सिक्योर किया, 208 केजी पहला लिफ्ट लिया और 212 पे हमारा गोल्ड निश्चित हो गया। और
और 212 करके थर्ड अटेम्प्ट में हमने 217 ट्राई किया, लेकिन वो लिफ्ट फेल हो गई और 212 करने के बाद विद न्यू कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड के साथ हमने गोल्ड मेडल जीता। तो हिस्ट्री में ये पहली बार हमारा पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल आया है। सर, अगर हम बात करें पैरा पावर लिफ्टिंग की, तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें एबल्ड खिलाड़ियों से ज्यादा वजन पैरा खिलाड़ी उठाते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखिए, पैरा पावर लिफ्टिंग के बारे में बहुत सारे लोग को ये मालूम नहीं है। पैरा स्पोर्ट्स में सबसे टफ स्पोर्ट्स जो है वो पैरा पावर लिफ्टिंग है और पैरा पावर लिफ्टिंग नॉर्मल लोगों को चुनौती देता है। और मैंने एक जगह ये अनाउंसमेंट भी करी है कि जो हमारे सुधीर को हिंदुस्तान में कोई भी हराएगा तो उसको एक ट्रैक्टर का इनाम दिया जाएगा। हमने घोषणा कर दी है ये कि हमने ओपन चैलेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पैरा पावर लिफ्टर नॉर्मल से कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा है कि कमिंग एशियन गेम, जो पैरा एशियन गेम चाइना में हो रहे हैं, उसमें भी ऐसे ही देश को मुस्कुराने का मौका देंगे। और 2024 में जो पैरालंपिक पेरिस में हो रहा है, तो अगर सब लोगों की दुआएं ऐसी रही, प्रैक्टिस हमारी चलती, वहां भी हम गोल्ड लाने की कोशिश करेंगे। इसी वर्ष 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होनी हैं, अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट। जानकारी दे रहे हैं अजय सिंह तोमर। साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन 29 अगस्त से 11 सितंबर तक न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। यह इस टूर्नामेंट का 142वां संस्करण होगा। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स, मिक्स डबल्स, व्हील चेयर्स, मेंस सिंगल्स, व्हीलचेयर, वुमेन्स सिंगल्स, व्हीलचेयर, क्वाड सिंगल्स, व्हीलचेयर, मेंस डबल्स, व्हीलचेयर्स, वुमेन्स डबल्स, व्हीलचेयर, क्वाड डबल्स, बॉयज सिंगल्स, गर्ल्स सिंगल्स, बॉयज डबल्स और गर्ल्स डबल्स के मुकाबले खेले जाएंगे। पिछले साल मेंस सिंगल्स में रूस के डैनियल मेदवेदेव चैंपियन बने थे और महिलाओं के सिंगल्स मुकाबले में यूनाइटेड किंगडम की एमा रेडुकानु चैंपियन बनी थी। इस बार भी बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा और निश्चित तौर पर साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है, तो सभी बड़े खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि इस बड़े टूर्नामेंट में वो हिस्सा लें और इस टूर्नामेंट को जीतें। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने इस साल के आखिर में कतर में होने वाले विश्व कप को एक दिन पहले शुरू करने का फैसला किया है। अब यह टूर्नामेंट 20 नवंबर को शुरू होगा। विश्व कप का पहला मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच 20 नवंबर को दोहा में खेला जाएगा। कतर अब 20 नवंबर को अल बायत स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के बाद शाम 7 बजे इक्वाडोर के खिलाफ विश्व कप में पदार्पण करेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें भाग लेंगी। इससे पहले साल 2018 में खेले गए फीफा विश्व कप में फ्रांस की टीम चैंपियन बनी थी और यह फ्रांस का दूसरा टाइटल था। क्रोएशिया की टीम रनर अप रही और तीसरा पायदान बेल्जियम को और चौथे स्थान पर इंग्लैंड की टीम रही। इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर हैरी केन रहे थे और बेस्ट प्लेयर क्रोएशिया के लूका मॉड्रिक को चुना गया था। वहीं बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब फ्रांस के खिलाड़ी काइलियान एम्बापे को दिया गया था और फेयर प्लेयर का अवार्ड स्पेन की टीम को दिया गया था। इस बार भी सभी बेहतरीन फुटबॉल टीम्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी और चाहेंगी इस टूर्नामेंट को जीतना। चलते चलते पेश है अन्य नवीनतम खेल समाचार। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी ने जीता गोल्ड। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी वोरोनिका वेसिलेवा को 15-10 से हराया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 21 अगस्त से 28 अगस्त 2022 तक टोक्यो जापान में आयोजित की जाएगी। टखने में चोट की वजह से पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाएंगी। फ्रांस के गोताखोर अर्नॉट जेराल्ड ने डीप डाइविंग में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये डाइव मारकर समुद्र में 120 मीटर अर्थात 393 फीट नीचे गए। ये डाइव पूरी करने में उन्हें 3 मिनट 34 सेकंड का समय लगा। अल्टीमेट खो खो लीग के पहले संस्करण का पुणे में रविवार 14 अगस्त 2022 को आगाज हुआ। पहले दिन 2 मुकाबले खेले गए, जिनमें गुजरात जायंट्स ने मुंबई खिलाड़ीज को और तेलुगु योद्धाज ने चेन्नई क्विक गन्स को हराया। राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत के इस अंक में इतना ही। अपने सहयोगी अजय सिंह तोमर के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे
VK तोमर।